जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट की हिंदी की संपूर्ण पैडागॉजी के बारे में। यानी कि पैडागॉजी के अंतर्गत हम आपके संपूर्ण पैडागॉजी में जैसे आपका शिक्षण सूत्र हो गया, शिक्षण सिद्धांत हो गए और एनसीएफ 2005 हो गया, एनईपी 2020 हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दावलियाँ हो गई। तो हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सभी बातों पर। आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। और यह जो पैडागॉजी है यानी कि यह वीडियो, ये आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में काम आएगी, दोनों पेपरों में, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों में भी पैडागॉजी काम आ जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन यहाँ से आपके 15 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। अगर अंत तक आप वीडियो में बने रहते हैं तो पैडागॉजी में आपके 15 नंबर पक्के हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की संपूर्ण हिंदी की पैडागॉजी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ठीक है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत जैसे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो शिक्षण क्या है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पुटअप होता है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण क्या होता है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है। क्या है शिक्षण, शिक्षण एक अंतः क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया जो है सामाजिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है शिक्षण एक कला है। क्या है, शिक्षण एक कला है। और शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जिसमें शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, बालक आएगा, पाठ्यक्रम आएगा और आपका शिक्षक आएगा। तो शिक्षक कैसी प्रक्रिया है, तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है शिक्षक एक विकास की प्रक्रिया है। जो शिक्षण है, तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। तो हिंदी के अंतर्गत इस तरह से पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। जो भी इनमें से अगर पूछे शिक्षण की क्या विशेषताएं, तो इनमें जो भी पॉइंट मिले तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षण के प्रमुख संकल्पनाएं। तो भाषा शिक्षण की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहला है वाक्य रसात्मक काव्य। तो ये किसका कथन है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये किसका पॉइंट, ये तथ्य है, तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने इस जो है इस वाक्य को कहा है। अगला है आपका सुलेख व्यक्ति की शिक्षा एक आवश्यक पहलू है। तो ये किसने कहा है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है विकास, जो सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये वुडवर्थ का कथन है। विकास सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। अगला पॉइंट है कह रहा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, क्षमता होती है। तो ये कथन किसका है, चौमुस्की का है। चौमुस्की ने क्या कहा है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि भाषा सीखने की एलईडी नामक यंत्र जो होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है आपके चौमुस्की महोदय ने, ठीक है। चौमुस्की महोदय ने ये चीज़ बताई है। अगला पॉइंट है कि अहम केंद्रिता, जो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना बालक के समान घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो ये किसका है कथन है, तो ये जीन प्याजे का है, ठीक है। ये किसका कथन है, ये जीन प्याजे का है। अगला है बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करके सीखते हैं या करते हैं। तो ये किसका है, वाइगोत्स्की का महोदय है। जहाँ पर सामाजिक संस्कृति आ जाए वहाँ पर वाइगोत्स्की। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण अधिगम की प्रमुख संकल्पनाएं। यानी कि व्याकरण अधिगम की प्रमुख संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका प्रचलित भाषा अधिगम नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है आपका डॉक्टर जयगर का। किसका कथन है, डॉक्टर जयगर का। अगला पॉइंट है कह रहा व्याकरण शब्दानुशासन है। इसमें भाषा का रूप स्थगित और शिष्ट होता है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है आपका पाणिनि महोदय का, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि का। अगला पॉइंट है आपका कह रहा व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विशेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। तो ये किसका है, ये स्वीट का है। किसका कथन है, ये स्वीट का है, ठीक है। अगला पॉइंट है भाषा के रूप में सार्थक व शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। तो ये किसका कथन है, ये कथन है ह्यूरिम गिल्ड का। किसका कथन है, ये भाषा के रूप में सार्थक व शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। ये कथन भीम का है, भीम गिल्ड का है, ठीक है। अगला पॉइंट है कह रहा है कि वह विधि भाषा व वाचन द्वारा हेतु प्रयुक्त है। इस विधि, एक मिनट रुकिएगा,
अगला पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालक पढ़ना लिखना उच्चारण करना व नवीन रचनाओं को करना सीखता है। इस विधि के प्रमुख सोपान है, यानी कि शिक्षण विधियों के प्रमुख सोपान के बारे में हम बात करने अब चल रहे हैं। ठीक है, पहली इसमें से पहली जो शिक्षण विधियों की पहली विधि है उसमें पहला है आपका मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है? ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इस विधि का जो है विकास रूस विश्वविद्यालय के मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। ठीक है, जो मारिया मॉन्टेसरी विधि है ये किसके लिए किया गया था? तो इस विधि का विकास कहाँ से हुआ था? रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया था। ठीक है, बाद में यह विधि सामान्य बुद्धि बालकों हेतु शिक्षा में उपयोग लाई गई। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार, यानी कि इटली की एक चिकित्सक व शिक्षा शास्त्री रही। जो मारिया मॉन्टेसरी थी ये कौन थी? तो इटली की एक चिकित्सा व शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम को 4 भाग में बांटा जाना चाहिए, बांटा गया है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो पाठ्यक्रम है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बटा हुआ। ठीक है, चलिए हम वो चारों भाग आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। जिनमें से पहला है आपका कर्म ही शिक्षण, ज्ञान ही शिक्षण और भाषा तथा गणित। भाषा तीसरा हो जाएगा और गणित चौथा। तो ये 4 पार्टों में आपका पाठ्यक्रम बटा हुआ है। अगला है आपका अनुकरण विधि के महत्वपूर्ण बिंदु। तो अनुकरण विधि होती है उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो चलिए बिंदुओं की देखते हैं, अनुकरण विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए पहला बिंदु यहाँ पर कहता है, एक मिनट, पहला बिंदु यहाँ पर कहता है कि यह बाल केंद्रित शिक्षण और यह विधि करके सीखने पर बल देती है। अनुकरण विधि क्या करती है? यह बाल केंद्रित शिक्षण है और यह करके सीखने पर बल देती है। अगला पॉइंट है, यह प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु उपयोगी है। अनुकरण विधि किसके लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक स्तर पर। देख तो बच्चों को बोल बोल करके सिखाया जाता है ना। अगला पॉइंट है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो महात्मा गांधी है। याद रखिएगा, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी है। इसी विधि पर आधारित है, अनुकरण विधि पर ही बुनियादी शिक्षा आधारित है। ठीक है, जयकरार विधि भी इसी विधि जो है, जयकरार विधि क्या है? जयकरार विधि। तो इस विधि में अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण बालक करता है। पेस्टोलॉजी विधि क्या है? देखिए यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कोई छोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये आपका पेस्टोलॉजी विधि है। पेस्टोलॉजी विधि इसके अंतर्गत क्या होती है? तो इस विधि में विद्यार्थी का निर्माण खंड खंड करके सीखना है। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है? बच्चों को जो सिखाया जाता है सीखने का निर्माण खंड खंड करके, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चा सीखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि। देखिए यहाँ पर सब लगातार विधियाँ जैसे जयकरार विधि है, पेस्टोलॉजी विधि है। अब यहाँ पर बात होगी प्रत्यक्ष विधि के बारे में। मारिया मॉन्टेसरी विधि हो गई, अब ये दूसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के बाद प्रत्यक्ष विधि। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यानी कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? बच्चों को व्याकरण का नियम नहीं सिखाए जाते हैं, सीधा जो है भाषा के माध्यम से बातचीत करने के द्वारा बच्चों को भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं। किसका दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसी के बिना मध्यस्थ बनाए, मतलब जो मातृभाषा होती है उसी के अंतर्गत मध्यस्थ बनाए नई भाषा भी सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता न लेकर के बल्कि विद्यार्थी को सीधे मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। तो देखिए जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मातृभाषा जो यानी कि स्थानीय भाषा होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बिना मौखिक और लिखित भाषा के द्वारा अभ्यास करके नई भाषा सिखाई जाती है। तो ये किसके अंतर्गत होता है? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें यह जो क्षेत्रीय विधि है, ठीक है, सॉरी, ये जो आपका विधि थी कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में एक चीज़ आप याद रखिए कि इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा
इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कोई नई भाषा सिखाने के लिए लिखकर या मतलब मौखिक रूप से और लिखित रूप से अभ्यास कराकर नई भाषा प्रयोग करवाई जाती है। इसका सार ये निकल कर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इस विधि का जो है आगमन निगमन विधि भी काम में लाई जाती है। आगमन निगमन विधि इसमें काम में लाई जाती है, ठीक है। इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब अध्यापक सिखाता है तो बच्चे उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह नवीन भाषा के माध्यम से सीखे जाती है। नवीन मतलब नई भाषा के माध्यम से सीखी जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। अगला है इस विधि का मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में मौखिक अभ्यास का अधिक जोर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा पृथक भाषा की तरह सीखे, यानी कि अनुकरण द्वारा कोई जो आपकी बच्चे की जो स्थानीय भाषा हो या मातृभाषा हो उसकी बिना हेल्प के कोई दूसरी भाषा सीखना ही प्रत्यक्ष विधि का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष विधि के दोष, कि प्रत्यक्ष विधि के आखिरकार दोष कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, इसमें छात्रों को शब्दावलियों का बहुत सीमित ज्ञान होता है, यानी कि जब बच्चा नया ज्ञान सीखेगा तो जाहिर सी बात है अगर नई भाषा सीखेगा, शुरुआत में जैसे आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे थे तो उसमें आपकी निश्चित शब्दावलियाँ थी, संस्कृत आप सीख रहे थे तो उसमें क्या थी, निश्चित शब्दावलियाँ आप सीख पा रहे थे। अगला है इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं, यानी मौखिक वार्तालाप विधि इसे कहा जाता है। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, जबकि लेखन व वाचन की अवहेलना की जाती है, यानी कि लिखने और बोलने पर थोड़ा सा अवहेलना की जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रत्यक्ष विधि। अब हम बात करते हैं व्याकरण विधि की, कि व्याकरण विधि आखिर क्या होती है। तो व्याकरण विधि में बात करें तो इस विधि में व्याकरण के नियम क्या होता है, इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जो अगर व्याकरण विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बच्चे की भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता। यह विधि ज़्यादा काम में नहीं लाई जाती, यानी कि व्याकरण विधि देखते हो व्याकरण जहाँ पर आता है आप निगेटिव में ले जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, व्याकरण विधि का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है आपका इकाई विधि। चौथी विधि क्या है, इकाई विधि। इकाई विधि में क्या होता है, तो इस विधि के जनक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री मॉरिसन है। आपसे पूछे अगर इकाई विधि के जनक कौन है तो मॉरिसन है। कौन है, मॉरिसन है, ठीक है। एक मिनट बस, स्क्रीनशॉट हो गया था गलती से। इस विधि का जन्म जो है गेस्टाल्ट की धारणा पर हुआ है। इकाई विधि का जो जन्म हुआ है गेस्टाल्टवादियों की धारणा पर हुआ है। इस विधि में बालक के व्यवहारिक ज्ञान व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जो इकाई विधि होती है उसमें क्या होता है, तो बच्चे के जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो चिंतन शक्ति उसका बढ़ावा होता है। अगला है आपका इस विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखते हैं। मॉरिसन ने इकाई विधि के 4 पद दिए हैं। अगर पूछे आपके मॉरिसन विधि में कितने पद दिए गए हैं तो 5 पद हैं, ठीक है। 4 नहीं है, 5 पद हैं। कितने पद हैं, 5 पद हैं। कितने पद, 5 पद, ठीक है। पहली है आपकी अन्वेषण, दूसरी प्रस्तुतिकरण, तीसरी है आत्मीकरण, चौथी है आपका संगठन और 5वीं है आत्मनिष्ठ व्यक्तिवाचन मूल्यांकन। आत्मनिष्ठ ऑब्लिक वाचन ऑब्लिक मूल्यांकन। तो ये 5 आपके मॉरिसन की इकाई विधि के 5 पद हैं, ठीक है। इस विधि के दोष की बात करें तो इस विधि के दोष में इस विधि को बहुत अधिक समय लगता है तथा कक्षा में निरस्ता आती है, ठीक है। इस विधि में केवल उद्देश्य पर आधारित कार्य किए जाते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है, ठीक है, इसके द्वारा। अगली आपकी ये महत्वपूर्ण विधि, यहाँ से अब स्टार्ट ये भी है, थोड़ा सा ये जो ऊपर वाली थी ये कम महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है, इसे विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। आगमन विधि को क्या कहा जाता है, विश्लेषण प्रणाली कहा जाता है। इस विधि में पहले उदाहरण फिर नियम दिए जाते हैं, ठीक है। आगमन विधि में क्या करते हैं, यानी कि आगमन विधि में आना, यानी कि आप पहले उदाहरण देंगे किसी चीज़ का, उसके बाद नियम की तरफ ले जाएंगे। इस विधि को व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, ठीक है।
इस विधि में ज्ञान अधिक स्थायी होता है, यानी कि पहले आप एग्जाम्पल दे दें उसके बाद नियम की तरफ ले जाएं तो ये कैसा होगा, ये अधिक स्थायी होगा, ठीक है। तथा शिक्षण प्रभावशाली होता है। शिक्षण कैसा होता है आगमन विधि में, शिक्षण प्रभावशाली होता है, ठीक है। आगे देखें, इस विधि में जो यह विधि होती है, यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर कार्य करती है, ठीक है, आगमन विधि में। अगला है आपका निगमन विधि, बहुत बार पूछी गई आगमन और निगमन विधियाँ। तो इस निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि को सूत्र प्रणाली व संश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक है। निगमन विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को सूत्र प्रणाली व संश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम, जैसे आपने 9th-10th के जो है कुछ नियम पढ़े होंगे, थ्योरीज पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, आप इत्यादि चीज़ें पढ़े होंगे। तो ये निगमन विधि ही थी वहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी होती है। हाँ, तो ये उच्च स्तर के लिए होती है, 9, 10, 11, 12 या फिर विश्वविद्यालय लेवल पर चलती है, ठीक है। अगला बिंदु है, यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि ज़्यादा जानकारी से, मतलब जैसे आपके सूक्ष्म से स्थूल और अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर कार्य करती है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो किस ओर काम करती है विधि, निगमन विधि, तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर कार्य करती है। अगली है आपकी प्रयोजन विधि। तो प्रयोजन विधि में क्या होता है, यह विधि जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया है। आपसे पूछता है, कई बार पूछा गया है आपसे कि प्रयोजन विधि के जनक कौन है, प्रयोजन विधि के जनक कौन है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, किलपैट्रिक। प्रयोजन विधि का जनक कौन है, तो आपके किलपैट्रिक है, ठीक है, किलपैट्रिक। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि के द्वारा एक विद्यार्थी अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को संशय मतलब स्मरण करते हुए सीखता है, संसमय या फिर स्मरण करते हुए सीखता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक यह उद्देश्य कार्य है जिसको लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका स्टीवेंसन के अनुसार। तो स्टीवेंसन के अनुसार, स्टीवेंसन ने क्या कहा है कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है। योजना क्या है, समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है, ठीक है। अगली है आपकी प्रोजेक्ट विधि। अगली कौन सी विधि है आपकी, प्रोजेक्ट विधि है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान को विद्यार्थी कभी कभी भूलता नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि सभी विषयों को द्वारा अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस विधि में बालक सक्रिय रहते हैं तथा समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं तथा इसमें उनमें आत्मविश्वास होता है वो पैदा होता है, ठीक। तो प्रोजेक्ट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है बच्चे समूह में कार्य को करना सीखते हैं और समूह में रह करके जब किसी कार्य को करते हैं तो वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। अगली विधि है आपकी समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि में क्या होता है, तो यह विधि करके सीखने पर बल देती है। ये विधि जो होती है ये भी किस पर बल देती है, करके सीखने पर ही ये बल देती है तथा प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। ये प्राथमिक कक्षाओं पर उपयोगी नहीं है, इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो समस्या समाधान विधि जो होती है ये बड़े क्लासों के लिए होती है, ठीक है, छोटी क्लासों के लिए ये नहीं होती है। अगला पॉइंट है, अगला विधि है समवाय या फिर सहयोगी विधि। समवाय या सहयोगी विधि, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में व्याकरण शिक्षण को पद गद्य के माध्यम से सिखाया जाता है, यानी कि आपका मान लो 9th से स्टार्ट होती है समस्या समाधान और जो है सहयोगी विधि। यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण व व्यवहारिक ज्ञान कराती है, ठीक है, यानी कि बड़े कक्षाओं के लिए ये होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि में क्या होता है, कौन सी विधि है आपकी, है प्रदर्शन विधि, ठीक है, प्रदर्शन विधि। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा गणित व विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। गणित और विज्ञान
किस विधि से पढ़ाया जाएगा? तो प्रदर्शन विधि के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या होता है? इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। प्रदर्शन विधि, यह विधि करके सीखने पर बल देती है। अधिक संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी नहीं है, यानी कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम होगी तभी ये उपयोगी ज़्यादा होगी। ठीक है। अगला है आपका, अगली विधि डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि क्या होती है? तो इस विधि के जनक हेलेन पार्क्स हेस्टन है। कौन है? हेलेन पार्क हेस्टन है। ठीक है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्क हेस्टन है। इस विधि को अमेरिकन शिक्षा शास्त्री हेलेन ने 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग किया था। ठीक है। इस विधि को जो है ये जो ये जनक थे हेलेन पार्क हेस्टन, ये अमेरिका के थे। ठीक है। हेलेन ने 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए इसका प्रयोग किया था डाल्टन विधि का। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें हर विषय का अध्ययन करने के लिए कक्षा की जगह प्रयोगशाला प्रयोग होती है। ठीक है। मतलब जो आपकी डाल्टन विधि है इसमें कक्षा का प्रयोग नहीं किया जाता कक्षा में, इसमें जो है प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस विधि में अध्यापक छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में देते हैं। प्रयोगशाला में जब काम होता है, सिखाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं अध्यापक छात्रों को कुछ कार्य जो है असाइनमेंट के रूप में कार्य करने के लिए देते हैं। अगला है आपका व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि क्या होती है? तो इस विधि का जो है यह विधि गुरुकुल विधि पर आधारित है। व्याख्यान विधि, देखो गुरुकुल में क्या होता था, पहले आपके जो गुरु जी होते थे वो सामने से बैठकर प्रवचन दिया करते थे, व्याख्या किया करते थे, बच्चे निष्क्रिय होकर चुपचाप श्रोता के रूप में सिर्फ सुना करते थे। ठीक है। वहाँ पर सक्रिय सिर्फ और सिर्फ अध्यापक होता था, बच्चे निष्क्रिय हुआ करते थे। तो ये विधि वहाँ से ली गई है, व्याख्यान विधि। ठीक है। यह गुरुकुल पर आधारित होती है। इसमें विद्यार्थी मात्र श्रोता होता है, क्योंकि अध्यापक एवं पाठ का वाचन करता, अध्यापक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाठ का वाचन किया करता है, मौखिक रूप से बताया करता है। ठीक है। अगला है, इसमें गणित विज्ञान शिक्षण हेतु यह भी उपयोगी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गणित और विज्ञान जो होती है उसमें वो करने पर बल देती है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, तो इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में, अरे सॉरी, एक मिनट रुकिएगा बस। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है? इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का जो है ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। अगला है, यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी नहीं होती है। अगला है आपका पाठ्यपुस्तक। इसी में पाठ्यपुस्तक विधि है। तो इस विधि द्वारा विषय से संबंधित पुस्तक दी जाती है और इसमें अध्यापक संबंधित विषय वस्तु को उदाहरण के माध्यम से समझाता है। नेक्स्ट है आपका चित्र रचना विधि। तो चित्र रचना विधि भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो इस विधि में एक छात्र का चित्र देखकर उससे संबंधित कहानी लिखने को कहा जाता है, यानी कि जो चित्र लेखन विधि होती है चित्र रचना विधि, इसमें एक छात्र को एक चित्र देकर उससे संबंधित कुछ कहानी, जैसे मान लो आपको कोई चित्र दे दिया जाए और उससे संबंधित कोई कहानी लिखने के लिए दे दी जाए, तो कौन सी विधि कहलाएगी? चित्र रचना विधि कहलाएगी। ठीक है। यह जो है प्राथमिक जो आपका 1 to 5 यानी PRT लेवल पर उपयोगी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि वो छोटा बच्चा चित्र देखकर लिख नहीं पाएगा, इसलिए यह प्राइमरी लेवल पर उपयोगी नहीं होगी, जूनियर लेवल पर उपयोगी होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका शब्दार्थ विधि या अर्थबोधन विधि। तो अर्थबोधन विधि या अर्थबोध विधि क्या होती है? तो इस विधि में विद्यार्थी कंठित शब्दों का अर्थ याद करते हुए अधिगम करता है। शब्दार्थ विधि के अंदर क्या होता है? जैसे कठिन शब्द को याद करते हुए उनके अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है। यह विधि सभी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, यानी कि जहाँ पर कठिन शब्द आएंगे तो शब्दार्थ विधि वहाँ पर काम आएगी। अगली है आपकी व्यास विधि। तो व्यास विधि में क्या होता है? तो व्यास विधि में इस विधि में भाव व कला दोनों कथा के माध्यम से समझाए जाते हैं। ठीक है। भाव व कला दोनों किसके माध्यम से? कला के माध्यम, जो कथा के माध्यम से आपके समझाए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण की भूमिका अहम होती है। जो शिक्षक होगा, यानी कि शिक्षक की भाव तथा कला दोनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से समझाएगा, तो यानी कि यहाँ पर शिक्षक की भूमिका अहम हो जाएगी। ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे शब्दावलियों के बारे में कि नकारात्मक और सकारात्मक शब्दावलियाँ कौन सी होती हैं, कौन से आपको शब्दावलियाँ मिल जाए विकल्प में तो आपका जो है विकल्प सही जाएगा या सही बताएगा या फिर गलत बताएगा। तो देखिए ये वाली आपकी सकारात्मक है, ये वाली आपकी नकारात्मक शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। ये वाली मिले तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और इधर से अगर ये शब्दावलियाँ मिलती हैं तो ऑप्शन आपको काटना होगा। पैडागोजी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि विकल्पों को काटना है, विकल्पों को कट करना है। 4 विकल्प में से जितने विकल्प आप ज़्यादा से ज़्यादा कट कर पाएंगे तो सही उत्तर ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। यही हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताते हैं हर बार, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हम यही चीज़ आपको बताते हैं कि पैडागोजी में ऑप्शन को आप कट करना सीखिए कि कौन कौन से शब्द आएंगे तो कट होगा। तो चलिए पहले हम सकारात्मक देखते हैं, फिर देखेंगे हम नकारात्मक। इधर वाले मिलेंगे तो आप सीधा ऑप्शन के सामने क्या करेंगे, टिक लगाते चले जाएंगे। जैसे अर्जित करना, मौके देना, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, लोकतांत्रिक वातावरण, विभिन्न संदर्भों के माध्यम से, गतिविधियाँ, संसाधन, दृश्य श्रव्य सामग्री, समावेशन शिक्षा, जिज्ञासा, सम्मान, प्रोत्साहन, लगाव, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सर्वांगीण विकास, सृजनात्मकता, मौलिकता, लचीलापन, विभिन्नता या विभिन्नता के संदर्भ में, अवसर देना, वास्तविक, दैनिक जीवन, पर्यावरण, वातावरण, परिवेश। जैसे ये सभी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर जिस विकल्प में ये सारी चीज़ें मिल जाए, हस्तपरक मिल जाए, लचीलापन मिल जाए, विभिन्नता के संदर्भ में मिल जाए, अवसर देना मिल जाए, दैनिक जीवन में मिल जाए, बच्चा अनुभव बता रहा हो, वातावरण परिवेश के माध्यम से सीख रहा हो, करके सीख रहा हो, लगाव दिखा रहा हो, जो है सम्मान जिज्ञासा दिखा रहा हो सीखने में, समावेशी शिक्षा आ रही हो और दृष्टि श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का प्रयोग हो, गतिविधियों का प्रयोग हो, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग हो, लोकतांत्रिक वातावरण का प्रयोग हो, व्यवहारिक कुशलता का प्रयोग हो, बाल केंद्रित, मौके देना, अर्जित करना, ये सभी अगर पॉइंट मिलते हैं तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कोई भी विकल्प मिले तो उसके सामने आप सही का विकल्प लगाते जाइएगा, ठीक है। इधर से अगर मिले ये निगेटिव वाले यानी कि नकारात्मक वाले तो उसके सामने सीधा आप कट करेंगे तो कट करने से क्या होगा, आपके विकल्प कटेंगे तो विकल्प का चयन ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। जैसे आपको स्मरण मिले कहीं पर किसी विकल्प में, याद करना मिले, अत्यधिक अभ्यास मिले, अत्यधिक बल मिले, लगातार परीक्षा मिले, एक ही अनिवार्य, मात्र, त्रुटियां, केवल, ये सभी जहाँ पर मिले सीधा आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी कि विकल्प वहाँ पे गलत होगा। त्रुटियां, कंठस्थ कराना, सजा, दंड, समस्या, बोझ और आपका हतोत्साहित, निष्क्रिय, रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, सीमित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कोरी स्लेट बच्चों को कहा जाए, लैंगिक असमानता बताई जाए, त्रुटियों को महत्व न देना, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। बच्चे की त्रुटियां होती हैं वो अच्छी होती हैं, बच्चा सीखेगा तो त्रुटियां करेगा, आप उसको गलत नहीं करेंगे, इसलिए महत्व न देना, यहाँ पर न देना गलत हो गया, अगर महत्व देना होता तो पॉजिटिव जाता, ठीक है। लैंगिक असमानता की बात नहीं करनी चाहिए, वो भी आपका निगेटिव जाएगा, बच्चे को कोरिलेट आप नहीं कर सकते हैं। शिक्षण जो होता है, शिक्षण वो जो है बाल केंद्रित होगा, न कि पुस्तक या फिर शिक्षक केंद्रित। सीमित किसी चीज़ में बच्चे को आप नहीं रखेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग आप पढ़ाते समय नहीं करेंगे। रोजगार या व्यवसाय के लिए आप शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को। निष्क्रिय बच्चों को नहीं कह सकते कि बच्चा निष्क्रिय रहकर सीखे। बच्चा क्रिएटिविटी जो है एनसीईआरटी 2005 कहता है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक जो है ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। हतोत्साहित बच्चे को आप नहीं करेंगे, बच्चों को किसी प्रकार का बोझ नहीं बनने देंगे पढ़ाई का, ठीक है। समस्या जो होगी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करना है, सजा नहीं देना है आपको, दंड नहीं देना है आपको, बच्चों को लगातार कंठस्थ जबरदस्ती नहीं कराना है, ठीक है। एक ही कहीं पर लिखा हो केवल, मात्र, अनिवार्य, एकमात्र और परीक्षा, मानक और अत्यधिक अंक के लिए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। याद करना, स्मरण कराना, ये सभी कैसे जो है टैग वर्ड्स हैं, ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ठीक है। तो अब आप पैडागोजी में इनका प्रयोग करिएगा, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट आपका है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये पहली है बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, पहली क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, तो ये जो है एक बालक की क्षमता, रुचि व स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है। एक बालक की क्षमता व स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला है आपका अनुकरण सिद्धांत।
अनुकरण सिद्धांत यानी कि अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा, शिक्षकों को स्वयं का उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्धता पर स्पष्ट रखना चाहिए, जिसमें बच्चे अनुकरण द्वारा गलत नहीं न करेंगे। यानी कि अनुकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है, जो शिक्षक हो, शिक्षक खुद ही सही शब्दों का उच्चारण करे, ठीक है, और बोलने की गति, जो लेखन हो, बोलने की गति अच्छी हो, लेखन में शुद्धता हो और स्पष्ट लिखना चाहिए, जिससे बच्चा अनुकरण करने में गलत ना करे, ठीक है। तो ये होती है अनुकरण का सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत का क्या था, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर और बालक की क्षमता और रुचि को स्तर में ध्यान रखकर सिखाना चाहिए। अगला है क्रम का सिद्धांत। तो क्रम का सिद्धांत क्या होता है, ये आपका क्रम का सिद्धांत, ठीक है, क्या है, क्रम का सिद्धांत है ये। तो क्रम का सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखा जो होता है, यहाँ पर देखिए क्रम का सिद्धांत नहीं होगा, यहाँ पर अंतःक्रम का सिद्धांत होगा। जो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना होता है, वो जो आप सीटेट मानता है वो क्रम से नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्रम से नहीं, अंतः क्रिया के द्वारा। अंतः, सभी अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, ये सभी अंतः संबंधित होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अंतःक्रम का सिद्धांत होगा ये। अगला है आपका समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत में क्या है, तो शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो समन्वय का सिद्धांत होता है, अगर कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो उससे बच्चे को उससे जोड़ करके आपको पढ़ाना होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है अगला। तो आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें जो भाषा शिक्षण के समय सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। क्रियाशीलता में भाषा शिक्षण के साथ सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों का अध्ययन में रुचि होती है। जैसे आपका प्रश्न पूछना, जो मौखिक या लिखित कार्य कराना, यानी कि जब कोई चीज़ किसी लेसन को आपने पढ़ाया है तो पढ़ाते समय बीच बीच में बच्चों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछिए। जैसे आपने किसी भी लेसन को पढ़ाया, मान लो आपने जल के बारे में पढ़ा है तो जल से संबंधित उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। कोई कहानी आपने पढ़ाई है हिंदी में, तो किसी कहानी को अगर आपने पढ़ाया है तो उस कहानी के कुछ बिंदुओं से लेकर उनसे प्रश्न पूछिए। मौखिक या लिखित कार्य उनसे करवाइए, ठीक है। तो बच्चे में जो ज्ञान होगा वो स्थायी रूप से आ जाएगा। अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्नता में ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की जिसे सीखने का जो स्तर होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। कोई जल्दी तेज़ी से सीखता है तो उसको तेज़ी में सिखाइए। कोई बच्चा धीरे सीख रहा होगा तो उसको उसकी जो कैपेसिटी को ध्यान में रखकर उसे धीरे सिखाइए। अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है तो उस समस्या को ध्यान में रखकर सिखाइए, ठीक है। अगला है आपका अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत क्या है, तो इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अनुसार भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे नए शब्दों का उच्चारण, अब नए शब्द आते हैं तो उनका उच्चारण बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। अभ्यास करते रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगला है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार भाषा व उनके पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चा सीख रहा हो तो उस बच्चे को सिखाने के लिए अभिप्रेरणा बच्चे में जागृत करना या रुचि देना आवश्यक होता है। इसी के अनुसार बच्चा सीखता है, ठीक है। पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सूत्रों पर आधारित सिद्धांत। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं भाषा शिक्षण में, शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भाषा शिक्षण में शिक्षकों को सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और आगमन से निगमन की ओर, संश्लेषण जो है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिएगा किस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की, कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर बात करें यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताएं
क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पाठ्यक्रम की विशेषताएं किस पर आधारित हो, अभ्यास पर आधारित हो, यानी कि बच्चा करके सीखे। अभ्यास का मतलब वो वाला नहीं कि आप रटा रहे हैं बच्चों को। अभ्यास का मतलब है जो भी पाठ्यक्रम हो वो बच्चा खुद करे, खुद करके अभ्यास करे। अभ्यास पर आधारित, दैनिक जीवन से जोड़ना होगा, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएं। नैतिक मूल्यों पर आधारित, यानी कि जो बच्चे को सिखा रहे हो नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होना चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जैसे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मानसिक स्तर के अनुसार, यानी बच्चे का मानसिक स्तर जितना हो उस हिसाब से बच्चे को पाठ्यक्रम रखना चाहिए। पाठ्यक्रम जब बनाते हैं आप तो मानसिक स्तर बहुत ध्यान में रखना होता है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, ठीक है। नैतिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम, दैनिक जीवन से जोड़कर जो है पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। कुछ अभ्यास हो उस पर आधारित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम से आधारित अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इन जो है इन बिंदुओं को ध्यान रख के जो है विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। अगला है आपका शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए आपको ये बताना, ठीक है। तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, छात्रों के प्रति सहयोग हो, मृदु हो और भाषी योग्यता हो, यानी कि छात्रों के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं, बच्चों को डरा धमका के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक एज अ जो है सहयोग की तरह बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है। जो आराम से प्यार से मृदु भाषा होनी चाहिए बच्चे में, यानी कि मृदु भाषा यानी कि प्यार से बोलने की योग्यता हो जो शिक्षक में, ठीक है। अगला है शिक्षकों का सम्मान करने वाला। ऐसा नहीं कि जो है बच्चे को थोड़ा सा कमज़ोर है तो कुछ नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। कुछ उनको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों का बराबर सम्मान करना चाहिए। बच्चा समावेशी कक्षा में चाहे जैसा भी हो, ठीक है, सृजनशील हो, ज़्यादा सीखने वाला हो, प्रतिभाशाली हो या फिर किसी तरह से पिछड़ा बालक हो, ठीक है, सभी का सम्मान बराबर आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका छात्रों में मौजूद मजबूत संबंध योग्य, यानी कि छात्रों के साथ संबंध अच्छे बनाए, यानी ये नहीं कि बच्चा जो है टीचर से पूछने में डरे या कुछ हो, ठीक है। तो संबंध ऐसे बनाए कि बच्चा अपने सवाल अपने शिक्षक से पूछ सके, ठीक है। अगला है प्रभावी अनुशासन कौशल का ज्ञान, यानी कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि बच्चा अपनी मनमानी ही करे या फिर आप डरा धमका कर ही रहें। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। जो टीचर कहे उसको सुनना चाहिए और बच्चों की बात भी सुनना चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो है बच्चों की बात सुने और सीखे, और शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की बात सुने और उनको सिखाए। अगला है आपका अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ हो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से जो बच्चा जिस तरह से सीखना चाह रहा हो, जिस तरह से सीखने में रुचि ले रहा हो, उस तरह से उसको सिखाने की कला टीचर में होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका अच्छी कक्षा प्रबंधन कौशल का ज्ञान, यानी कि अच्छी कक्षा को अच्छा कैसे बनाना चाहिए, प्रबंधन कौशल क्या क्या हो, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, तो विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो मतलब जो चीज़ पढ़ाना हो तो उसका संपूर्ण ज्ञान टीचर में हो। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार योग, यानी कि अलग अलग क्लास में एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, विभिन्न प्रकार के, तो सभी बच्चों को पढ़ा सके ऐसा टीचर होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार योग्य हो, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को भी एक साथ बैठा के पढ़ा सके। तो इतनी विशेषताएं एक टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर शिक्षक विशेषता पूछते हैं तो आप इन बिंदुओं के अनुसार जो है ऑप्शन को चुनेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हम भाषा दोष के बारे में। तो भाषा दोष कौन कौन से होते हैं, ध्वनि परिवर्तन, हकलाना, तुतलाना और तीव्र अवरुष्ट वाणी, तो ये होती है आपकी भाषा दोष। भाषा दोष के कारण क्या क्या होते हैं, जो भाषा दोष होता है बच्चों में अच्छे से बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो उनके कारण क्या क्या होंगे। तो पहला हो जाएगा आपका शारीरिक कारण में क्या हो जाएगा, जैसे अंग जो उच्चारण करते हैं उनमें विकार हो, जैसे कुछ बच्चों का जो होता है जुबान में कुछ समस्या होती है, कुछ लोगों को होठ में समस्या होती है, तो इस तरह की जो है समस्या ना हो, ये कारण हो सकता है उच्चारण दोष का। दूसरा हो सकता है कि वर्णों का उच्चारण में अज्ञानता हो, जो वर्ण उच्चारण करने हो उसकी जानकारी बच्चे को ना हो। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, जैसे राजस्थान पानी को पानी कहा जाता है, कागज को काजक कहीं पर बोलते हैं, तो इस तरह की जो क्षेत्रीय बोलियां हों उनका अभाव, उनके प्रभाव के कारण बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अध्यापक की अयोग्यता, यानी कि अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण
ना करना, यानी कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो अशुद्ध उच्चारण अगर कर देगा तो बच्चा उसी शब्द को सीख लेगा, अगर उस शब्द को सीख लेगा तो भी अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है न करने पर बच्चों द्वारा अनुकरण करना। हाँ, मतलब शुद्ध उच्चारण न करने पर बच्चों का वैसे ही अनुकरण करना। अगला है आपका प्रत्यय या लाघव। तो प्रत्यय या लाघव क्या होता है? खींच कर बोलना, अक्षर को नाप तोल करके नहीं, खींच कर बोलना। ठीक है। जिस लाघव जिसमें लास्ट के जो शब्द होते हैं उनको आप खींच कर बोलते हैं। अगला है आपका दोषपूर्ण, यानी कि किसी की नकल करके बोलना, अनुसार व अनुनासिक के प्रयोग के द्वारा असावधानी होना। ठीक है। शुद्ध भाषा वातावरण का अभाव होना, यानी कि आप शुद्ध भाषा या वातावरण का अभाव बच्चे में अगर होगा तो भी गलत शब्द बोलेगा, अशुद्ध शब्द। ठीक है। अक्षरों की मात्राओं का अर्थ का अस्पष्ट होना। ठीक है। यानी कि जो मात्रा कितनी लग रही है, को क तो नहीं कर रहा है। ठीक है। को क तो नहीं बोल रहा है, या मैं का मैं तो नहीं बोल रहा है, मतलब एक शब्द में कितनी मात्राएं लग रही हैं, इस बात का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए बच्चे में। नेक्स्ट है आपका अगला आपका भाषाई विभिन्नता वाली कक्षाओं की चुनौतियां, यानी कि जो विभिन्न भाषाएं वाली कक्षा होगी उसकी कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन शॉट कैसे हो रही है भाई बार बार। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें विविधताओं के बावजूद कई भाषिक व सांस्कृतिक क्षेत्र भारत में एक ही क्षेत्र में होते हैं। यानी कि भारत कैसा देश है? बहुभाषिक देश है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर भी भाषा के क्षेत्र बदल जाते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र बदल जाते हैं। ठीक है। और ये जो है कई भाषिक व सांस्कृतिक क्षेत्र भारत के एक ही क्षेत्र में बाध्यता है। ठीक है। मतलब कई सारे क्षेत्र, मतलब कई सारी भाषाओं और संस्कृत का क्षेत्र भारत है और सभी को एक में क्या करता है? बांध के रखता है। ठीक है। भाषिकता समाज में संप्रेषण के बजाय सहायता प्रदान करती है। जो बहुभाषिकता होती है समाज में जो है संप्रेषण के बजाय सहायता प्रदान करती है, यानी बहुभाषिकता को आप निगेटिव वे में नहीं लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है। बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया है, यानी कि जो बहुभाषिकता होती है, बहुभाषिकता के कारण ही भारत में एनसीएफ 2005 में जो है त्रिभाषा सूत्र बताया गया। त्रिभाषा सूत्र में होता क्या है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से छात्र अधिक विचार में जो उनके विचार होते हैं सहजता रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। देखिए, जैसे बच्चा आता है तो उसकी कोई ना कोई मातृभाषा या स्थानीय भाषा होती है और उसी मातृभाषा में बच्चा जो है सहज महसूस करता है, अपने विचार आप जो है एक टीचर से अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर पाता है। छोटे बच्चे से आप पूछते हैं जब भी किसी भी चीज़ को, तो जो उसकी घर की भाषा होगी उसी भाषा में वो बात करता है। तो उसी भाषा में एनसीएफ 2005 कहता है कि मातृभाषा का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, और अगर आवश्यकता पड़े तो कक्षा 8 तक। अगला पॉइंट है बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाई क्या क्या होंगी, उसके प्रति छात्रों के सुचारू ध्यान से अभाव या और अध्यापक को विभिन्न ज्ञान की भाषाओं की चुनौती होती है। छात्रों में भाषाई कौशल का विकास केंद्रित करने की चुनौती होती है। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने में चुनौती होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अध्यापक को भाषाई कौशल का विकास करने में चुनौती होती है। तो इतनी सारी चुनौतियाँ एक टीचर में होती हैं। ठीक है, कठिनाइयाँ होती हैं अध्यापक को, लेकिन जो बहुभाषिकता होती है उसको आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, उसको निगेटिव में नहीं ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विविधता समस्या का समाधान। क्या यहाँ पे भाषा विविधता समस्याओं का समाधान, यानी कि कैसे आप समाधान करेंगे। तो ठीक है, बच्चों के स्कूल, घर, पड़ोस में जो है समरूपता होनी चाहिए। जैसे जो स्कूल होना चाहिए, बच्चों के स्कूल हो, घर हो, पड़ोस हो, इसमें सभी में भाषा की क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। या नहीं कि बच्चा जो है घर में हिंदी बोल रहा है और स्कूल में अंग्रेजी सिखाई जा रही है, आस पड़ोस में संस्कृत सिखाई जा रही है, रिश्तेदारों बांग्ला बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक ही भाषा का परिवेश बच्चे की होनी चाहिए।
ठीक है, तो बच्चा सीखने में सहज महसूस करेगा। अगला है, सभी छात्रों को भाषा शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में समान अवसर देना चाहिए ताकि कोई भी छात्र अपने आप को कमज़ोर न समझे। बिल्कुल, जो सभी छात्र हों, सभी छात्रों को जो है भाषा शिक्षण प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को कमज़ोर महसूस न करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के प्राथमिक स्तर पर तर्क की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सहज हो। बिल्कुल, जैसे प्राथमिक स्तर पर हमने अभी आपको बताया कि प्राथमिक लेवल पर बच्चे की जो मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी उसी पर आधारित आप जो स्कूल होगा वो शिक्षण प्रक्रिया देगा, यानी कि शिक्षण अधिगम कराएगा। ठीक है, अगर जिस लोकल यानी कि स्थान पर हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी में ही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जहाँ पर बांग्ला, कन्नड़ और तेलुगु जो भी भाषा पढ़ाई जा रही हो, मतलब जो आपके बच्चे की मातृभाषा होगी उसी में जो है शिक्षण दिया जाएगा बच्चों को। कहने की बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों की अपनी मातृभाषा के बोलने के अवसर देने चाहिए। यानी कि बहुभाषी कक्षा में जैसे अलग अलग जगह के बच्चे हों, कोई बच्चा हिंदी जानता हो, कोई बच्चा अंग्रेजी जानता हो, कोई बच्चा संस्कृत जानता हो, कोई कन्नड़, कोई उर्दू, कोई बांग्ला, कोई फारसी, जो भी भाषा बच्चा जानता हो, हर बच्चे को अपनी भाषा में क्लास में बोलने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस एक ही भाषा चल रही क्लास में तो एक ही भाषा बच्चा बोलेगा, नहीं। जिस बच्चे को जो भी भाषा बोलने में सहज महसूस होता हो उस भाषा का प्रयोग बच्चा कर सकता है। ठीक है, बच्चे आरंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा सूत्र उनके मूल भाव के साथ लागू किया जाए। यानी कि कितनी भाषाएं होनी चाहिए, तो त्रिभाषा सूत्र लागू होता है। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो टीचर होना चाहिए उसमें उसको क्या करना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 पॉइंट और बनते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदात्मक शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है कि ऐसी विधि जो छात्र की समस्याओं को दूर करे। और निदान, यहाँ पर उल्टा जा रहा है क्या, एक मिनट रुकिएगा जरा। नहीं, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही। पहले क्या होगा, पहले निदान होगा। पहले क्या करेंगे आप, ये आपकी सेकंड होगी, फर्स्ट ये वाली होती है। तो निदान का क्या मतलब होता है कि ऐसी विधि जिसके द्वारा छात्रों की समस्या का पता लगा सकें। यानी कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, बच्चा क्या सीखने में उसको कठिनाई हो रही है, उस चीज़ को जो पता लगाते हैं वो कहलाता है आपका निदान, निदात्मक। थोड़ा सा उल्टा आपको नहीं महसूस होना चाहिए, एकदम सटीक है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, एकदम सटीक है। निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, बच्चा क्या कठिनाई हो रही है सीखने में, क्या नहीं सीख पा रहा है वो। और उपचार का मतलब होता है ऐसी विधि जो बच्चों की समस्याओं को दूर करे। यानी कि समस्या का पता लगाना क्या कहलाएगा आपका, निदान कहलाएगा, और समस्या को दूर करना क्या कहलाएगा आपका, उपचार कहलाएगा। ठीक है, अगला है आपका, भाषा के 3 मुख्य तथ्य होते हैं। कौन कौन से, भाषा के मुख्य तथ्य आपकी ध्वनि होती है, चिन्ह होता है और होता है संकेत। ठीक है, अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, लिपि का सही ज्ञान का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। लिपि का सही ज्ञान का उद्देश्य कहाँ पर दिया जाता है, प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका, भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त साधन जो होगा वो अनुकरण होगा। बच्चा अनुकरण करने से ज़्यादा आसानी से सीख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के हर पक्ष को जानना होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसा मूल्यांकन करना या प्रतिस्पर्धा या अधिक अंक देना नहीं होता है। बच्चा कैसा सीख पा रहा है, क्या समस्याएं हो रही है, किन किन पहलुओं को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है और उनको सुधार करना ही मूल्यांकन का करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला है आपका, निबंध शिक्षण में संवाहक विधि या सहयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। जो निबंध शिक्षण होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है संवाहन विधि या सहयोग विधि का प्रयोग किया जाता है निबंध शिक्षण में। ठीक है, अगला है, मौन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो मौन शिक्षण, अगर मान लो कोई बच्चा मौन शिक्षण कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, तो मौन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता का विकास करना होता है। ऐसा नहीं कि मन में चुपचाप बैठा, तो वो तार्किक शक्ति का विकास करना
मौन शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन। यह परिभाषा किसकी है? यह है बर्टन की है। ठीक है, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है, यह बर्टन की परिभाषा है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। कौन कौन सी? तो शिक्षण 4 चरणों की प्रक्रिया है, जैसे योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। तो ये किसका कथन है? ये हक व डंकन का है। किसका है ये? हक व डंकन का है। तो ये था आपका हिंदी की संपूर्ण पैडागॉजी। ठीक है, हिंदी की संपूर्ण पैडागॉजी हमने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, चाहे शिक्षण सूत्र हो, चाहे शिक्षण सिद्धांत हो, या शिक्षण अधिगम से और चीज़ें हो, एनसीएफ 2005 हो, निगेटिव पॉजिटिव टैगवर्ड हो, या फिर आपका जो है और भी चीज़ें रही हो, तो हर चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ बात करने की कोशिश की। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बचती है ना, एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 से सीधा आपको ये पूछता है कि वर्तमान ढांचा क्या है। वर्तमान ढांचा क्या है? तो क्या है वहाँ वर्तमान ढांचा क्या है अभी वर्तमान में भारतीय शिक्षा नीति का? तो देखिए यहाँ पर क्या है 5, एक मिनट रुकिएगा बस बताते हैं। 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? 5 + 3 + 3 + 4 का है। तो ये क्या है? देखिए ये वाला जो है ना 5, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंगनवाड़ी 3 साल का कितना होगा? 3 साल का आंगनवाड़ी होगा, और कक्षा 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 साल का आंगनवाड़ी, 3 साल का आंगनवाड़ी, कक्षा 1 और 2, यानी कि आंगनवाड़ी प्लस प्री प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा कक्षा 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, और सॉरी एक तो यहीं पर होगा ना, तो यहाँ पर 3, 4 और 5 पढ़ेगा, 1 2 यहाँ पर पढ़ लेगा इसी में। ठीक है, 3 साल का जो है आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और 2, तो यहाँ पर पढ़ेगा आपका 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेगा? 6, 7 और 8, और ये इसमें क्या हो जाएगा आपका 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये आपका है वर्तमान ढांचा एनईपी 2020 का। ठीक है, तो बस इतना ही पूछता है यहाँ से। और चलिए अच्छा हम आपको थोड़ा विस्तार में बता देते हैं। चलिए यहाँ पर मुख्य तथ्यों की बात करते हैं एनईपी 2020 से संबंधित। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर के कस्तूरी नंदन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 जारी हुई। किसका स्थान लिया? तो इसने 34 साल का पुराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। ठीक है, 1986 के बाद जो है ये आई है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, लक्ष्य क्या है? तो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ठीक है, यानी कि ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर जो है बनाना, जो है एनईपी 2020 का लक्ष्य है। देखिए ये यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसका नाम बदला गया? तो MHRD का नाम, नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय का, यानी कि MHRD का नया नाम मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है शैक्षिक संरचना, यानी कि जो ढांचा है, नया ढांचा क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि नया ढांचा जो है वो 5 + 3 + 4 5 + 3 + 3 + 4 का है। ये पुराना क्या था? 10 + 2 था। पुराना कौन सा ढांचा था? 10 + 2 था, जिसको खत्म कर दिया गया है, और अब 5 + 3 + 3 + 4 का फार्मूला लागू किया गया है। देखिए इसको फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चरण यानी कि फाउंडेशन जो पहला होगा, पहला होगा आपका फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशनल यानी कि बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी ढांचा कितने साल चलेगा? 5 साल, जिसमें से 3 साल चलेगा आंगनवाड़ी। ठीक है, और कक्षा 1 तथा 2। ठीक है, आंगनवाड़ी प्लस कक्षा 1 + 2, जिसमें से आंगनवाड़ी 3 साल का हो जाएगा, और कक्षा 1 और 2 ये 2 साल के। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आरंभिक में आरंभिक कितने साल चलेगा? तो ये चलेगा आपका 3 साल। कितने साल? 3 साल, जिसमें से क्लास 3 कौन कौन से 3, 4 और 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, आरंभिक जो है आरंभिक में। अगला है आपका
मिडिल कितने साल चलेगा, ये भी 3 साल चलेगा, ठीक है, जिसमें से 6, 7 और 8 मिडिल के अंतर्गत बच्चा पढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी माध्यमिक, एक मिनट रुकिएगा, सेकेंडरी माध्यमिक, एक मिनट रुकिएगा बस, हाँ ये रहा आपका सेकेंडरी माध्यमिक। तो ये कितने साल चलेगा, ये चलेगा आपका 4 साल। सेकेंडरी माध्यमिक कितने साल चलना है, ये 4 साल चलेगा, जिसमें से आपका क्लास 9 मतलब 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11, 12 जो है ये चलेगा माध्यमिक में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5+3+3+4 का ढांचा, ठीक है। अगला आपका मुख्य सिफारिशें सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य जो सिफारिशें हैं, यानी कि पहला है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बहुभाषिकता होनी चाहिए, यानी कि जो है मल्टीपल लैंग्वेज प्रयोग होनी चाहिए। मातृभाषा, स्थानीय भाषा कम से कम कक्षा 5 तक, ठीक है, और अधिकतम जो होगा वो कक्षा 8 तक। मातृभाषा का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो कम से कम जो होगा कक्षा 5 तक आवश्यक है, ठीक है, और अधिमानित हो यानी कि जरूरत पड़े और हो सके तो कक्षा 8 तक इसको जारी रखना चाहिए मातृभाषा को। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। ये आपका NCF 2005 और NEP 2020 दोनों कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इसे क्या करना चाहिए, लचीला बनाया जाना चाहिए और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, यानी कि कोई भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जानी चाहिए। जो जहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो भाषा होनी चाहिए, ठीक है। एक अधर भाषा और एक विदेशी भाषा होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र ये कहता है। संस्कृत में इसे विकल्प के रूप में स्तरों पर पेश किया जाएगा, ठीक है। संस्कृत में क्या किया जाएगा, इसे एक विकल्प के रूप में सभी स्तरों पर पेश किया जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन या परख कैसी होनी चाहिए, तो 360 डिग्री कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चे का 100 मूल्यांकन भी होगा, जैसे जो मूल्यांकन होगा वो 3 डिग्री हॉलिस्ट प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, यानी कि रिपोर्ट कार्ड केवल अंकों पर आधारित नहीं होगा। इसमें बच्चों का 100 मूल्यांकन होगा, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा खुद वो मूल्यांकन करेगा। साथ ही जो उसके सहपाठी होंगे, ठीक है, यानी कि पीर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन भी करेंगे और शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा, यानी कि 3 लोगों का मूल्यांकन इसमें जाएगा। स्वमूल्यांकन बच्चा, यानी कि बच्चा खुद मूल्यांकन अपना करेगा, उसके जो साथी होंगे वो मूल्यांकन करेंगे और शिक्षक भी मूल्यांकन करेगा, ठीक है। आगे आता है परख क्या है। तो परख क्या है, परख एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है, परख। अगला है आपका उद्देश्य क्या होगा, तो रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना होगा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है NEP 2020 का, ये रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समझ तथा कौशलों का परीक्षण करना और बढ़ावा देना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। शिक्षण विधियाँ, यानी कि रोट लर्निंग को खत्म करना होगा। शिक्षण विधियाँ क्या हो जाएंगी पैडागोजी शिफ्ट में, यानी रोट लर्निंग खत्म होगी, अवधारणा समझ अब आएगी, ठीक है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, ठीक है। एग्जाम जो है एग्जाम ओरिएंट नहीं शिक्षा होगी, अब सर्वांगीण विकास पर आधारित शिक्षण होगा। और आपका जो है करके सीखने पर बल दिया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, और अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हमने आपको बता रखे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव जो है टैगवर्ड, जैसे आपका समावेशी शिक्षा, लचीलापन, आलोचनात्मक चिंतन, खोजबीन आधारित शिक्षा और बहुविषयक शिक्षा और सतत एवं जो है व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये सभी पॉजिटिव टैगवर्ड हैं, जिसमें विकल्प मिले आप सही उन पर टिक करेंगे। निगेटिव टैगवर्ड में मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीलेपन की बात करता, मानकीकरण की नहीं होगी, केवल पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करें, पृथक करने की बात करें, दंड या भय की बात करें, तो ये सभी निगेटिव टैगवर्ड हैं, ठीक है। अन्य बिंदु की बात करें तो आपका FNL यानी कि फाउंडेशन, लेबोरेटरी एंड न्यूमेरसी, तो एक अच्छा 3 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए NIPU, ठीक है, यानी कि निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था। निपुण भारत मिशन इसी के लिए लॉन्च किया गया। अगला है आपका जेंडर इंक्लूजिंग फंड, तो यानी कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष फंड अलग से दिया जाएगा। समग्र शिक्षा, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना और 21वीं सदी के कौशल, यानी कि 21st सेंचुरी स्किल्स विकसित करना होगा, ठीक है। दिव्यांग छात्र, यानी कि PWD एक्ट 2016 के तहत समावेशन पर जोर दिया जाएगा। तो अब आपका शिक्षण सूत्र, शिक्षण तर्क और शिक्षण सिद्धांत
NAP 2020 पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड और NAP 2020 यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। और अन्य सब्जेक्ट की मैराथन भी चैनल पर है, जैसे आपकी संपूर्ण EVS की हो गया, संपूर्ण CDP है, हिंदी का हमने आज दे दिया, और संपूर्ण मैथ की थ्योरी की चैनल जो है थ्योरी की वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी आप अपने व्यक्तिगत राय में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।